चैनल के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में 2023 हाई स्कूल की जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन हम लोग इसमें कराने वाले हैं और इसका संकेतांक है 822 ईबी। और ये जो है OMR वाला जो 20 क्वेश्चन होता है इसको मैंने पहले ही करा दिया है, उसको आप वीडियो में उस लेक्चर को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके। इसके बाद जो है कि जो OMR का था उसके बाद जो खंड ब है, पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के और उसके बाद करना है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो है सभी खंड करना है, सभी खंड कीजिए। अब ये सभी खंड कीजिए में 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 के 6 करने रहेंगे। तो क वाला तो मैंने करा, जो ख वाला है, जो ख वाला है उसको देखेंगे। यदि cos A बराबर 1 बटा कड़ी में 2, सॉरी कड़ी में 3 बटा 2 दिया है, कड़ी में 3 बटा 2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a का मान निकालना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए cos a का मान दिया हुआ है तो sin 2a निकालना है। तो यहां से देखिए cos a का मान कड़ी में 3 बटा 2, ये सोचिए कि cos कितने अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है, तो ये cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का। तो cos a बराबर cos 30 आया तो a बराबर 30 हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री। अब ये a का मान उठा के sin 2a में रख दो, तो ये sin 2a बराबर sin 2 इंटू 30, a का मान 30 अंश रख दिया तो sin 30 दूना 60, sin 60 का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है। तो sin 2a का मान कितना आ गया बच्चों? कड़ी में 3 बटा 2 हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर के सवाल ये सब इसमें बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ग है, पहले का जो ग है, ग में दिया है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बेलन जो होता है ना, उसकी त्रिज्या पहले मान लेते हैं r है। माना बेलन की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, बेलन की त्रिज्या r ले लिया और इसकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है h, वो h मान लेते हैं। तो अब बेलन के आयतन का 2 गुना देखा जाए, 2 गुणे बेलन का आयतन बराबर 2 गुणे, अब ये बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहां से देखेंगे तो 2 पाई r h गुणे r लिख सकते हैं, इसको जो r स्क्वायर है वो r गुणे r लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे 2 पाई r h, ये जो है बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र है, तो ये आ गया बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे, और ये r जो है त्रिज्या होता है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा त्रिज्या के बराबर। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 गुणे बेलन का आयतन बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 गुणे बेलन का आयतन, ये इसके बराबर सिद्ध करना था बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का घ देखा जाए। घ वाले में माध्यिका की गणना करनी है। तो नंबर पहले का घ, ये एक इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़े से माध्यिका ज्ञात करना है। आंकड़े में देखिए दिया है वर्गांतर और उसके बाद दिया है बारंबारता। वर्गांतर में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्गांतर है। और बारंबारता में दिया गया है 2 8 30, 2 8 30, 15 5। तो इससे जो हमें माध्यिका निकालनी है उसके लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता वाला एक कॉलम बनाना होगा। संचयी बारंबारता। ठीक है, ये कैसे तैयार होता है? इसे हम CF से दिखाते हैं और बारंबारता को F से। बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी F से होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है। तो इसमें जो है पहले जो अंक है उसको उतार लेते हैं, 2 लिख देते हैं। इसके बाद इसमें जोड़ते जाएंगे अगला वाला।
तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 8 10 हो गया, 10 लिख देंगे। 10 में 30 जोड़िए 40, 40 यहाँ लिख दीजिए। 40 में 15 जोड़िए तो ये 55 आएगा। फिर 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता तैयार हो जाता है। अब ये अगर मैं इसको जोड़ूं, इसे कैपिटल एन से दिखा सकते हैं, तो ये 8 2 10, 30 40, 10 50, 5 55, 5 60 वही आएगा जो यहाँ था, वही लास्ट में एन बराबर पूरा जोड़ 60 हो जाएगा। तो यहाँ हमें निकालना है बच्चों माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या तरीका होता है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे आंकड़ा दे करके माध्यिका पूछे तो आपको संचयी बारंबारता बनाना है। संचयी बारंबारता कैसे बनाना है मैंने बता दिया। फिर बारंबारता वाले को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जितना आएगा इसका n/2 निकाल लेंगे, n/2। तो n का मान 60 है तो n/2 यानी 60/2 30 हो जाएगा। तो n/2 का मान 30 हो गया। इसके बाद ये जो 30 आया है ना, ये देखिए कि संचयी बारंबारता के किस पद में ये 30 सम्मिलित होगा। तो ध्यान से देखिए, जो ये 10 है उसके बाद ये 40 आया है, यानी 10 के बाद बढ़ते बढ़ते इसी के अंदर ही 30 होगा। 10 में तो होगा नहीं, 10 छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसके आगे वाले में होगा। तो जो ये 30 है वो इसके अंदर उपस्थित होगा। तो इसके सीध में जब जाएंगे, इसके सीध में, तो जो ये आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है ये माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग ये जो है 20-30 ले लेंगे। और इसमें जो 20 है 30 है, जो छोटा वाला है, इसको हम जो है निम्न सीमा बोलते हैं, इसे L से दिखाएंगे। L बराबर 20 ले लेंगे, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। और इसके सीध में जो है, जो ये 30 मिला है, इसे हम स्मॉल f ले लेंगे, क्योंकि बारंबारता में से ले रहे हैं तो ये स्मॉल f यहाँ पे ले लेंगे। और ये जो इसके सीध में देखे तो जस्ट इसके ऊपर वाले को ये CF ले लेंगे, CF, इसको CF ले लेंगे। इन चीजों को लेना पड़ेगा। तो f बराबर है 30 और CF निकल के आया है 10। और देखिए इनका जो अंतर है, अंतर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20-30 का अंतर 10 है, तो h बराबर 10 ले लेंगे, h बराबर 10। अब ये जितना हमें ये पूरा पद प्राप्त हुआ है इसको हम फार्मूला में रखेंगे। तो माध्यिका का जो फार्मूला है, माध्यक या माध्यिका, उसका फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बटा स्मॉल f गुणे h। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसमें जितनी चीजें मैंने आपको बताया है ये इस आंकड़े से निकालना पड़ेगा। अब इसको इसमें रखते हैं, तो जो L है, L का मान देखिए कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे प्लस n/2 30 है, 30 माइनस CF कितना है, 10 है, 10 बटे स्मॉल f देखिए कितना है, 30, स्मॉल f जो है कितना है, 30 है, 30, और उसके बाद गुणे h का मान 10। तो 20 धन घटा दीजिए इसको, तो आएगा 10 में से 10, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20/30 गुणे 10, ये 0 कट जाएगा। तो 20 धन 20/3 बराबर 20 धन, अब 20 में 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, फिर दशमलव लगेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 3 छक 18, लगभग ये 6.67 आएगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो 20 छक 26.67, 26.67 जो निकल के आया, ये जो है इस आंकड़े का माध्यिका निकल के आया, 26.67। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है कि आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है माध्यिका निकालना, और कहीं कहीं बहुलक पूछा जाएगा, तो बहुलक भी इसी चैप्टर में आता है और समांतर माध्य भी इसी चैप्टर में आता है। तो वो भी मैं आपको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। तो ये हमारा जो है 26.67 इसका आंसर आया। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो अंग है, 1 के अंग में उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें ऐसे बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांट रहा है। देखिए इसको, पहले जो 2 बिंदु दिया है -1 7 और दूसरा दिया है
4 कामा -3, ये जो दो बिंदु है इसको पहले मिला लेते हैं। ऐसे मिला लिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अब इसी के बीच में 2 संबंधित 3 अनुपात में इसको बांट देते हैं। 2 अनुपात छोटा होगा, 3 अनुपात बड़ा होगा, तो ये कहीं यहां पर हो जाएगा बिंदु P। यही P का निर्देशांक निकालना है, इसको मैंने XY मान लिया। ये 2 अनुपात है और ये 3 अनुपात है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। ये जो पहली बिंदु है इसको x1 y1 मान लेना, x1 कामा y1, इसको x2 कामा y2, x2 कामा y2। और जो अनुपात है देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, x1 कामा y1 बराबर -1 कामा 7, x2 कामा y2 बराबर 4 कामा -3, और m1 संबंधे m2, ये जो अनुपात है ये लिख देंगे 2 संबंधे 3। इतनी चीजें आपको पता है तो बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, तो अब ये जो निर्देशांक का फार्मूला है ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का सूत्र है, अंतः विभाजन, यानी जो विभाजन हो रहा है, यानी जो विभाजन हो रहा है वो ए बी के अंदर हो रहा है, तो अंतः विभाजन इसको बोलते हैं। अब इसमें रखिए फार्मूले में, तो m1 का मान देखिए 2 है, गुणे x2, x2 देखिए x2 है 4, 2 गुणे 4 धन m2 है 3 है, गुणे x1 है -1 बटे 2 धन 3, m1 प्लस m2 का मान 2 धन 3 कॉमा, उसके बाद यहां भी लिखिए 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस m2 है 3 गुणे y1 है 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहां से इसको हल करेंगे तो 4 दूना 8, ये गुणा करेंगे तो -3 बटे 5 कमा, ये गुणा करिए तो -6 7 त्रिके 21 हो जाएगा बटे 5 बराबर, घटा दीजिए तो 5 बटे 5, और ये घटाइए 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15 बटे 5, 5 बटे 5 कटेगा 1 आएगा, ये काटिए 5 एकम 5, 5 3 15, तो आ रहा है 1 कामा 3। तो जो बिंदु P का निर्देशांक है वो आ रहा है 1 कामा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो है कि निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन था, 2 नंबर में ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो च है लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो च है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो च है, इसमें k के किस मान के लिए बिंदु k कामा -1 2 1 तथा 4 5 एक ही रेखा पर होंगे। यहाँ पे 3 बिंदु जो दिया है ये एक ही रेखा पर है, तो 3 बिंदु जो दिया है उसको लिख लेते हैं, k कामा -1 2 1 4 5, ये एक ही रेखा पर। तो जब ये एक ही रेखा पर है बच्चों, तो इसको मैं एक रेखा खींच करके तीनों बिंदु इसको दिखा दे रहा हूं। तो k कामा -1 2 1 4 5, ये A है, ये B है, ये C है। तो जब ये एक ही रेखा पर है तो इसको कहते हैं कि ये सररेख है। तो जब सररेख होता है तो सररेख होने का प्रतिबंध का फार्मूला होता है, सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध वो आपको याद रखना है, x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2 बराबर 0 रखते हैं इसको। ठीक है, अब जो है ये जो तीनों बिंदु दिया गया है ये हमारा है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 कामा y3। तो जो भी मान है x1 x2 x3 y1 y2 y3 उन सबको इसी में रख करके 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, देखिए अगर ये B बिंदु ऊपर होता तो ऐसे मिलाते तो एक त्रिभुज बनता,
और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता वो कोई ना कोई मान जरूर आता, लेकिन ये सीधे यहाँ पे आ गया तो यानी क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसमें 1/2 लगा के करते हैं, लेकिन ये बराबर 0 है तो वो चला जाएगा उस तरफ। तो बस ये याद रखिएगा, संरेख जब भी दिया हो तो इसी में रखना है। तो अब इसमें आइए रखते हैं x1 का मान देखिए k है, तो k रखेंगे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, 1 माइनस 5, फिर प्लस x2 देखिए कितना है 2, y3 माइनस y1 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 प्लस x3 है 4, पोस्ट में y1 माइनस y2, तो ये जो है कि -1 हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो ये घटा दीजिए तो -4 के और ये 5 1 6 दूनी 12 प्लस 12 और ये -8 बराबर 0। तो -4 के 12 -8 प्लस 4 बराबर 0, -4 के बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए तो k बराबर 4/4, 4 से कट के k का मान 1 आ गया। k बराबर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है ये भी निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में ये भी पढ़े हैं, तो इस तरह से ये k का मान आ गया। आगे देखते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 के जो 6 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया 2-2 नंबर का। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4-4 नंबर के होंगे। तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से केवल 5 प्रश्न हल करने होंगे, केवल 5 करना है, और सभी जो प्रश्न है वो 4-4 अंक के होंगे, 4-4 अंक के होंगे। तो इसका जो क है, क देखिए क्या है, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2 एवं 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। यानी यहाँ पे 2 समीकरण निकाय दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6। ये जो 2 समीकरण दिया है इसका हमें ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींच के पता करना है कि इसके कितने अनेक हल होंगे, अनेक हल इसमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे इसको, तो पहला वाला उठाइए, पहला जो समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 2, इसमें जो है x बराबर 0 रख दीजिए। ठीक है, x बराबर 0, जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर ये इधर आके -2 हो जाएगा। और अब y बराबर 0 रखें, यहाँ आप कुछ भी x y की जगह कोई भी मान रखिए। अगर आप y का मान ऐसा मान रखें कि x का मान एक पूर्णांक है, तो यहाँ y का मान 1 रख दीजिए, y का मान 1 रख दो, तो 3x माइनस 1 बराबर 2, तो 3x बराबर 2 धन 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर 3, 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर 3/3, और ये काटेंगे तो 1, x बराबर 1। तो बिंदु देखिए क्या निकल के आया, जब x बराबर 0 रखा तो y का मान -2, और जब x का मान 1 है तो y का मान 1। हमेशा जब बिंदु लिखते हैं तो पहले x के मान को लिखा जाता है, उसके बाद y के मान को लिखा जाता है। तो ये जो 2 बिंदु मिले इस रेखा का, ये 2 बिंदु ग्राफ पे दिखा के लाइन को खींच देंगे, हमारा मिल जाएगा ये। अब आइए दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। दूसरा जो समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 6, इसमें भी x का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, 0 छोड़ दो, -3 पक्षांतर बटे में आ जाएगा, गुणा है, तो y बराबर 6 बटे -3, इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -2, y का मान -2। अब फिर इसमें ऐसा y का मान रखिए कि x का मान पूर्णांक है, तो अगर आप 0 रखोगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, कोई भिन्न आएगा, तो y का मान 1 रखिए। यहाँ भी y का मान जब 1 रखेंगे तो 9x माइनस 3 एकम 3 बराबर 6, तो 9x बराबर -3 इस तरफ आएगा तो 6 धन 3, तो 9x बराबर 9, 9 से पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो x बराबर 9/9, तो ये कट के 1 हो जाएगा, x बराबर 1। तो अब जो बिंदु मिला यहाँ पर x बराबर 0 रखे तो y बराबर -2,
और फिर 1,1। तो ये जो दो बिंदु है, अगर आप यहाँ भी देखें तो दोनों बिंदु सेम है, यानी जो रेखा खींचेंगे तो उसी के ऊपर ये वाली भी रेखा सेम होगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, यानी उसके अनेक हल होंगे। देखिए इसका ग्राफ खींचना है, तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ, तो पहले x अक्ष y अक्ष को दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब इसमें रखिए 0, -2, x का मान 0 लेकिन y का मान -2, -2 किधर होगा, नीचे होगा, तो -1 -2, ये जो बिंदु आया 0, -2। फिर 1,1, 1,1 ले लेते हैं, तो x का मान 1 और y का मान 1 यहाँ पर आएगा, 1,1। अब ये दोनों बिंदु मिलाते हुए एक रेखा को खींच दीजिए। तो जब आप इसको मिलाएंगे, मिलाने पर जो रेखा मिलेगी वो ये रेखा मिलेगी बच्चों, ठीक है। सीधा आप लोग स्केल से खींचिएगा ये रेखा। इस रेखा का समीकरण है 3x - y = 2। अब इसके बाद जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का जो बिंदु है 0 - 2 1 1, तो 0 - 2 ये अभी आप लोगों ने लिया है, और जो 1 1 है x अक्ष पर 1 y का मान 1 ये लिया है। दोनों के लिए सेम पॉइंट है, तो जो दूसरी वाली बिंदु से जो रेखा खींचोगे वो इसी के ऊपर होगी, तो इसी के ऊपर इसको खींच दीजिए, ठीक है। इसी के ऊपर आप दिखा देंगे। कहने का मतलब है कि जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो यानी उसका हर बिंदु उस दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा। अगर यही रेखा अलग अलग ऐसे केवल एक बिंदु पर काट के जाता तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता, केवल एक बिंदु, लेकिन यहाँ तो सब की सब बिंदु जो पहली रेखा पर है वही दूसरी रेखा पे जाके चिपक जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत सारे बिंदुओं पर ये चिपक रहा है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ से ये क्लियर हो गया, ग्राफ से स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, रैखिक समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ग्राफ को दिखा देना है, ठीक है ना। अब जो है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ख, क्वेश्चन नंबर 2 का ख, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 अंकों की एक संख्या है, उसके जो अंक हैं इकाई और दहाई, उसका योगफल 9 दिया है, और अगर उसके अंक इकाई दहाई को आपस में बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक होगी। तो वो संख्या क्या है? तो देखिए संख्या 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। तो पहले इसको मान लेते हैं, माना 2 अंकों वाली संख्या में, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x, इकाई का अंक x मान लो, इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चों? दहाई का अंक, ये आपको सोचना है, दोनों अंकों का योगफल कितना दिया है? 9 दिया है। तो अगर उसमें से एक अंक इकाई वाला x मान लिया तो दहाई वाला कितना बचेगा? तो 9 में से घटा दो, 9 में से ही है ना दोनों, तो 9 में से x निकाल दोगे तो दहाई का अंक 9 माइनस x, 9 ऋण x हो जाएगा दहाई का अंक। तो जब आपको इकाई दहाई मालूम हो गया तो अब इसे संख्या क्या बनेगी? तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो संख्या बराबर होगी, दहाई है तो 10 गुना, यानी इसका 10 गुना, 10 गुणे 9 माइनस x धन इकाई x ले लेंगे। जब भी आपको इकाई दहाई मानना पड़े तो जो उसमें दहाई होता है ना उसका 10 गुना लिखिएगा और धन इकाई जोड़ दीजिएगा, तो आपको संख्या मिल जाएगी 2 अंकों वाली। तो यहां से इसको पहले हल कर लेते हैं, तो ये आएगा 90 माइनस 10x धन x, तो बराबर 90 माइनस 10 धन x माइनस 9x, 90 माइनस 9x, ये जो है संख्या आ गया। अब
अंकों का क्रम बदल दीजिए। अंकों का क्रम बदलने पर बनी नई संख्या। अब ये नई संख्या कैसे बनेगा? जब हम इनका जो है इकाई दहाई आपस में बदल दें, तो जो ये दहाई है वो इकाई हो जाए और इकाई दहाई हो जाए, तब नई संख्या। तो दहाई का 10 गुना, जो दहाई वाला है वो अब जो है इकाई वाला हो जाएगा। x का 10 गुना 10x, और ये जो दहाई है ये इकाई हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 9 माइनस x, तो ये 10x माइनस x 9x धन 9, ये जो है नई संख्या बनी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि जो अंकों के क्रम बदलने से जो नई संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। तो जो नई संख्या है, नई संख्या ये जो है, जो मूल संख्या है, मूल संख्या उससे कितना अधिक हो जाएगी? 27 हो जाएगी अधिक। तो नई संख्या 9x धन 9, 9x धन 9, और जो मूल संख्या है 90 माइनस 9x, इससे कितना अधिक? 27। तो यहां से 9x माइनस 9x इधर आके हो जाएगा धन 9x बराबर 90 धन 27 को पहले जोड़ लो बच्चों। 90 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 117, और धन 9 इस तरह पक्षांतर कर दीजिए तो ये ऋण 9 हो जाएगा। 117 ऋण 9, तो ये कितना आएगा? 18x बराबर, घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 17 में से 9 गया 8, 108 आएगा। 18x बराबर 108, तो x बराबर, यहां से x बराबर 108 बटे 18, काट दो बच्चों, 8 एकम 8, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, x बराबर 6 निकल के आ रहा है। अब ये जो x आ गया, हमें क्या निकालना है? हमें संख्या निकालना है। तो इसलिए संख्या बराबर जो ये है 90 माइनस 9x, इसी में रखिएगा, इसमें नहीं रखना है आपको। जो मेन संख्या है इकाई दहाई मानने से जो आया है इसी में रखना है। तो 90 माइनस 9x में रख दीजिए, तो 90 माइनस 9 गुणे 6, तो 90 माइनस 54, तो कितना आया? घटा दो, ये आएगा 36। तो जो संख्या आया वो हमारा 36 आ गया। तो ये 4 अंक का क्वेश्चन में संख्या 2 अंकों वाली ये 36 होगी। इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? ये जो 36 है, इसका जब क्रम बदलोगे तो जो नई संख्या आएगी वो 63 आएगी। आपस में बदलोगे तो 63 आएगा। तो 63 बराबर कितना है? जो नई संख्या है 63, वो 36 पुरानी वाली संख्या से कितना अधिक होना चाहिए? 27 अधिक होना चाहिए। तो इसको जोड़ लो बच्चों, देख लो कितना आ रहा है। 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा ये उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन